और मैं आपको केवल 2 लाइनें कहना चाहूँगा, जो कि मैं सुबह देख के भी आया था और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो, ताकि हम कभी भी निराश होते हैं या हमको यूँ लगता है कि अब तो बिल्कुल खत्म हो गया है सब कुछ, तो मैं वो 2 लाइनें जब मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो बच्चों को भी बोलता हूँ कि आपको जब भी यूँ लगे कि बस अब तो चारों तरफ अंधेरा आ गया है, तो उनको याद किया कीजिए कि वक्त-वक्त की बात है, वक्त कब बदल जाता है पता भी नहीं लगता। आज आप लाइन के इस तरफ हैं, हो सकता है कि 10 मिनट बाद उस तरफ आ जाएँ। तो अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगा वक्त पे, कि मायूस क्यों होता है? वक्त ही तो है, बदल जाएगा। मायूस क्यों होता है? वक्त ही तो है, बदल जाएगा। आज अंधेरा अंधेरे सा है, आज अंधेरा अंधेरे सा है, तू बिखेर मुस्कुराहट की चमक, ये सवेरे सा निखर जाएगा। वक्त ही तो है, बदल जाएगा। बस थोड़ी सी तपन और, बस थोड़ी सी तपन और, फिर देख कैसे महकता है ये किरदार तेरा। बस थोड़ी सी तपन और, फिर देख कैसे महकता है ये किरदार तेरा। तकदीर वाला समझ खुद को, तकदीर वाला समझ खुद को, जो वक्त खुद रहा तुझे संवार। सिकन क्यों लाता है चेहरे पे, नादान धुआं ही तो है, हट जाएगा। वक्त ही तो है, बदल जाएगा। थैंक यू सो मच। हाँ। हाँ, सबसे पहले तो मैं आप सभी को सुप्रभात बोलना चाहता हूँ। जैसा कि थैंक यू सर ने बताया कि हम तीनों एक साथ रहे हैं और इतनी हंसी मजाक चलती थी और मजाक मजाक में देखो आज कहाँ तक है। सर अपने क्षेत्र में इन्होंने बीएससी से ही बीएससी से इतना डेडिकेटेड थे ये कि हम तो कॉलेज में पूरे दिन रहते थे 10 से 3 तक, और ये जो है 15 मिनट कॉलेज आते थे, आके अपनी अटेंडेंस लगाई और भाग गए। तो देखो मैं आपका 2 मिनट का समय लेना चाहूंगा और सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हरफूल सर को, पूरे सुपर 50 परिवार को, कि आपने हमें इनवाइट किया यहाँ पे और आपसे इंटरेक्ट होने का मौका दिया। मैं चाहता हूँ कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग, मेरे आसपास के लोग, हम जैसी जो शख्सियत है उनसे परिचित हों और हो सकता है कि आप मोटिवेट भी हों।
क्योंकि हमने ये जो जर्नी पिछले जो लगभग बीएससी से लेके अब तक हमने एक यूनिट टारगेट रह के ये तैयारी की है, कोले लेक्चर की दिशा में काम किया। जैसा सर ने सिविल सर्विसेज का था सर का, और हमारा था एकेडमिक्स में जाने का, तो हमने स्टार्टिंग से ही उसी लाइन में काम किया। उसके बाद में मैं, जैसे हंसराज सर ने आपको सारी चीज़ें बताई कि आप अपने टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हो, तो उसमें मैं 2 लाइन और ऐड करना चाहूँगा। हमारे एक टीचर थे पहले, तो उन्होंने बोला था कि सिलेक्शन कभी पढ़ने से नहीं होते हैं, सिलेक्शन कभी भी पढ़ने से नहीं होते हैं, सिलेक्शन होते हैं जिद और जुनून से। आप में उस टारगेट को अचीव करने की जिद है ना, तो आप डेफिनेटली उससे टारगेट को अचीव करोगे। जिद, जिद का मतलब क्या होता है कि मेरे को ये टारगेट अचीव करना ही है, चाहे से मैं दिन में 8 घंटे पढूं, 10 घंटे पढूं, 12 घंटे पढूं। हमारी जो जर्नी थी, मैं हमारी जर्नी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि हमने जब कोले लेक्चर की तैयारी स्टार्ट की थी, तो हम करीबन 6 महीने तक अंडरग्राउंड हो गए थे, और वो 6 महीने में नो मैसेज, नो कॉल्स, दोस्त, पार्टी, सब कुछ छोड़ दिया था हमने। तो एक हमारे पैशन के प्रति हमारा ये जुनून था, तो जिद और जुनून दोनों ने एक साथ काम किया और आज आपके सामने है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग, यहाँ के जो मोस्टली सिटी वाले, शहरी क्षेत्र के लोग सीटें ले जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, उनमें इतना एम्पावरमेंट आना चाहिए कि हम उन पोजीशंस पे जाके, जहाँ पे बड़ी बड़ी पोजीशंस हैं, जहाँ पे देश की नीतियां बनती है, राज्य की नीतियां बनती है, आप वहां पे जाके बैठो तो बहुत खुशी होती है अंदर से, बहुत अच्छे से अंदर से दिल एक बिल्कुल खिल उठता है, एक ह- खुशहाली सी आती है दिल में कि वास्तव में अपने क्षेत्र का बच्चा आज परचम लहरा रहा है। तो मैं इसी के साथ, थैंक यू, तैयारी में बस कसर मत छोड़ना, मैं यही कहना चाहूंगा आपको। आप कहाँ से, आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, मैं, हमारी एक स्ट्रेटेजी रहती थी कि क्लासरूम में जैसे हमने पढ़ा, हम घर पे जाके उस टॉपिक को बिल्कुल एज इट इज कवर करते थे, और नेक्स्ट डे अपन को क्या पढ़ना है वो भी पढ़ के आते थे। अपन उसमें क्या क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, एग्जाम की डिमांड क्या है, एग्जाम कैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे से। अब मैं आपके फील्ड से नहीं हूं, मैं इतना ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन सभी का एक कॉमन फॉर्मूला होता है सभी एग्जाम्स का, कि आप जो पढ़ के जाते हैं ना क्लासरूम में, उसको आप जाके कवर करो पूरे को, और नेक्स्ट डे के लिए तैयार रहो। तो ये प्रॉपर आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। अपन गाँव के लोग हैं, गाँव के लोगों में चलते, अरे यार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 7 दिन बाद में पढ़ लेंगे, 8 दिन बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन डेली अपन कंटेंट को एज इट इज याद करते जाए ना, तो मैं गारंटी देता हूं आप उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाओगे, बजाय आप बाद में पढ़ोगे। तो डेली जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है क्लास में, उसको कवर करते हुए चलो। इसी के साथ मैं आपको मेरे क्षेत्र के भावी सिविल सर्विसेज के सिविल सर्वेंट को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप पढ़ लिख कर ऊंचे पदों पर जाओ। थैंक यू। और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि आप बार बार जो फेलियर्स आते हैं ना लाइफ में, किसी का एसआई में नहीं हुआ, आरएस मेंस हो गया, इंटरव्यू नहीं हुआ, तो उसके लिए अपन को घबराना नहीं है, हम उस स्टेज तक पहुंचे हैं। ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, पॉजिटिविटी आनी चाहिए, इससे कि हम इस स्टेज तक तो गए हैं ना, नेक्स्ट टाइम इसको भी पार कर जाएंगे। तो 2 लाइन बोलना चाहूंगा फेलियर्स के लिए कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो, परखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन संघर्ष को त्यागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू। से थोड़ा अलग कर लिया, पढ़ाई दुनिया है, किताबें अपने दोस्त हैं, यही था पूरा। आपके पास कितना टाइम है? इसके बाद 4 महीने, 12 महीने, उसके बाद में मिल जाएगी ये चीजें। सफलता के लिए से पढ़ना टाइम में करेंगे, क्या टाइम पे बनानी पड़ेगी, कैसे पढ़े, ये चीजें। देखिए, मैं हमारा ही एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। कभी कभी हमें रिजिड होना पड़ता है। हमने टाइम टेबल बना लिया,
फिर देखते हैं कि इसको 2 दिन बाद लागू करेंगे, इसको रविवार से लागू करेंगे, नए साल से लागू करेंगे। तो आपको बता दूं कि इस बार सारे एक साथ ही आ रहे हैं, रविवार को ही न्यू ईयर है, समझ रहे हैं ना। अपन बोलते हैं ना कि आज तो शनिवार है, कल से चालू करेंगे, संडे से चालू करेंगे, संडे को टाइम मिलेगा, नए साल से शुरू करेंगे। तो इस बार सबसे अच्छी बात तो ये है कि दोनों साथ ही आ रहे हैं, न्यू ईयर और संडे एक ही दिन है, समझ रहे हैं ना। तो पहला तो ये है कि हमको कल से ही क्या डेडिकेटेड हो जाना है, रिजिड हो जाना है कि अब जो टाइम टेबल बन गया है उसको हमको लागू ही करना है। दूसरी चीज क्या है, कई बार सबसे ज्यादा जो हमारा टाइम वेस्ट करता है वो है सोशल मीडिया, सबसे ज्यादा वही करता है। और सोशल मीडिया का जो टाइम वेस्ट है वो दिखता भी नहीं है, फिर दिमाग खराब हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, आज से 3 दिन में एक बार नहाएंगे, नहाने में टाइम वेस्ट हो रहा है। अरे भाई उसको क्यों देख रहे हो आप, आपका जो सबसे टाइम कंज्यूमिंग जो प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया है। हम ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल ही दूर हो जाओ जिंदगी भर के लिए, लेकिन जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, जब तक आपके हाथ में टाइम है, तब तक तो रहो। क्योंकि आप उन लोगों से मिलके देखना जो आज से 5-6 साल पुरानी उम्र के हैं, हो सकता है आपसे इंटेलिजेंट रहे होंगे, वो जॉब नहीं लगे होंगे, उनके एक्सपीरियंस लेके देखना कभी, वो यही कहेंगे कि हमने वो समय बर्बाद कर दिया और वो अब लौट के नहीं आएगा। तो टाइम मैनेजमेंट जो है, सोशल मीडिया से आप अपने आप को बिल्कुल दूर कर लो। क्योंकि मैं एक ही बात कहता हूँ जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो भी, कि दुनिया में हमारी बहुत ज्यादा इज्जत नहीं है। हम दुनिया में ना भी रहेंगे ना तो भी दुनिया अपनी अपनी रफ्तार से चलेगी। ऐसा है नहीं कि आपने एक दिन जो है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं चलाया तो रूस और यूक्रेन युद्ध समाप्त हो गया, कुछ नहीं होने वाला। दुनिया अपनी ही रफ्तार से चलेगी। हाँ ये है कि कल को आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, इज्जत बढ़ जाएगी आपकी, समझ रहे हैं ना। आज जैसे आप 2-4 साल से तैयारी कर रहे हो, जो भी गांव के सिटी के लोग हैं यही कहते होंगे अरे यार जाता है, 4 साल तो हो गए तैयारी करते हुए। और यदि आपका 10 मिनट बाद रिजल्ट आ जाए तो वही लोग ये कहेंगे मेहनती बहुत था इसीलिए लग गया, समझ रहे हैं ना। तो सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी चीज है, एक तो इज्जत मिलती है, आपको स्टेबिलिटी मिल जाती है। क्योंकि कोरोना का टाइम सबने देखा है, बहुत लोगों की जॉब चली गई है। तो स्टेबिलिटी के लिए और आपकी जो रेस्पेक्ट है, मैं ये नहीं कहता कि सरकारी नौकरी मिलते ही आप बिल्कुल ये पहुंच जाओगे कि बस अब तो हम ही जो हैं वो हो गए। सरकारी नौकरी की तैयारी आपकी तैयारी के साथ साथ ही चलती है, क्योंकि नौकरी लगने के बाद नौकरी का बचना भी तो जरूरी है। ऐसा नहीं है कि नौकरी लगते ही आप बिल्कुल गंगा नहा लिए कि बस अब तो सारा काम हो गया है। उसके बाद आप जिस पोस्ट पे गए हैं, हर एक पोस्ट की अपनी एक गरिमा होती है। हमारी पोस्ट की अलग गरिमा है, सर की पोस्ट की अलग गरिमा है, कल को आप जाओगे उसकी अलग गरिमा है। तो आप में यदि नॉलेज है तो आप वो गरिमा मेंटेन रखोगे, आपके ऑफिस के लोग जो हैं आपको इज्जत देंगे। और यदि आप में आपके नॉलेज में थोड़ी भी कमी रह गई तो फिर समझ सकते हैं आप। तो अंबेडकर जी ने एक बहुत अच्छा कोट कहा है, मैं उसको डायरेक्ट बोलना चाहूंगा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, इसको जितना पियोगे उतना दाढ़ोगे। सीधे शब्दों में बोलना चाहूंगा मैं। और मोटिवेशनल तो जो है देखो आप सब समझदार हैं, आप यूट्यूब भी देख लेते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि सेल्फ मोटिवेट होना चालू कर दो। सेल्फ मोटिवेशन समझते हैं, कुछ चीजें अपने दिमाग में ऐसी रखो जो आपके अचीवमेंट्स हैं, आपके जो फेलियर्स है ना उनको थोड़ी देर के लिए निकाल दो। जब तक आपकी एग्जाम है तब तक तो निकाल ही दो कम से कम। कुछ चीजें ऐसी तैयार रखो जो आपको मोटिवेट करती है, सेल्फ मोटिवेशन देती है। आपने कभी कोई ऐसा काम किया हो कि आपकी यार वो तो व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो ऐसी चीजें सेल्फ मोटिवेट करती हैं। और सेल्फ मोटिवेशन जो है वो ज्यादा टाइम तक रहता है। आपने संदीप माहेश्वरी की वीडियो देख ली, 1 घंटे तक तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए कि बस आज तो हम ही हैं। फिर 1 घंटे बाद वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वापस नीचे हो जाएगा। सेल्फ मोटिवेशन आपका अंदर से आता है, तो जब तक आप जिंदा हैं तब तक रहेगा। और जब तक जिंदा है तब तक ही नौकरी करनी है, जब तक जिंदा है तब तक ही तो करनी है। तो सेल्फ मोटिवेशन, यदि आपने ऐसी कोई ट्रिक ले ली कि आप सेल्फ मोटिवेट हो रहे हैं, तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम में परफॉर्म करने से पहले, अपीयर होने से पहले हमारा मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। बहुत से बच्चे हैं अच्छे इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन मेन एग्जाम में जाके घबरा जाते हैं, फेल हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना।
आपसे भी खूब इंटेलिजेंट होंगे जो फेल हो जाएंगे, और कुछ ऐसे रहते हैं जो एवरेज होते हैं, नॉलेज एवरेज होता है, लेकिन वो पास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंड पे और हाथ पे कंट्रोल होता है। आप जिस एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव ही होता है सबका, कॉम्पिटिटिव होता है ना, ठीक है। जब भी आप किसी एग्जाम में बैठते हैं तो सबसे बड़ी बात है, सब कहते हैं कि माइंड कंट्रोल में होना चाहिए, मैं कहता हूं कि माइंड के साथ साथ हाथ भी कंट्रोल में होना चाहिए। आपने 100 क्वेश्चन किए, 20 गलत हो गए, तो कंपटीशन से तो वहीं बाहर हो गए आप। क्योंकि एग्जाम के अंदर बैठ के ये पता करना कि पेपर का लेवल क्या है, क्योंकि हर बार कोई सेम कट ऑफ नहीं जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। अब हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर का ही मैं आपको बताऊं, पिछली बार की जो वैकेंसी थी उसमें 98 पोस्ट थी और कट ऑफ गई थी 160। अब की बार ओनली 40 पोस्ट थी और कट ऑफ गई है मात्र 149। पोस्ट आधी से भी कम हो गई है, लेकिन कट ऑफ 11 नंबर से नीचे आ गया है। तो हमको एग्जाम सेंटर के दौरान ही पेपर का लेवल पता करना होता है कि किस लेवल का है। ऐसा नहीं है कि पुराने साल के पेपर कीजिए, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है आपको। और जब आप पेपर करें तो उस माहौल में कीजिए कि वहां आपको इसी तरीके से देना है। ऐसा नहीं पहला क्वेश्चन किया फिर आंसर देख लिया, फिर दूसरा किया फिर आंसर देख लिया। इससे क्या है, आपके पास में एक बैकअप प्लान रहता है कि यार अरे यार इसमें ये नहीं ये था, तो वहां मेन एग्जाम में तो ये मिलेगा नहीं कि इसमें ये नहीं ये था, वहां तो कर दिया जो कर दिया। तो आप पेपर को, जिस भी एग्जाम में आप अपियर होना चाह रहे हैं उसका पेपर लीजिए, उसको लेके बैठिए, उतने ही घंटे बैठिए जितने घंटे आप मेन एग्जाम में बैठोगे। और बीच में जितने भी आपके क्वेश्चन किए हैं जो मैं फॉलो करता हूं, यदि आपके पास कोई और बेहतर टेक्निक है तो आप बिल्कुल उसको फॉलो कीजिए। लेकिन जिनको यूं लगता है कि हमारी एक्यूरेसी सही नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक्यूरेसी एक बहुत बड़ा मायना रखती है। आपको नॉलेज कितना है ये आपका व्यक्तित्व बताता है, कागज का टुकड़ा नहीं बताता। उसमें तो आपने कितने क्वेश्चन किए हैं उतने ही नंबर आने। आपको नॉलेज खूब हो सकता है, वो आपका इंटरव्यू में चेक हो जाएगा, लेकिन जहां पेपर जा रहा है तो वहां तो पेपर का सही होना जरूरी है। पेपर सही होने के लिए आप उसी माहौल में क्वेश्चन कीजिए जिस माहौल में आप पेपर देने वाले हैं, तो आप उस माहौल से फेमिलियर हो जाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि जब भी पेपर कर रहे हैं, यदि आपको ये पता लगने लग गया कि कोई क्वेश्चन गलत क्यों है, तो सही अपने आप ही बच जाएगा। क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में बता रहा हूं, जैसे आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके सीधे आंसर नहीं होते, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके सीधे आंसर नहीं होते हैं, उसमें आपको काट के ही करने पड़ते हैं। हो सकता है कि आधा आंसर सही है, हो सकता है कि दो सही है। और अब जो लेवल है राजस्थान कंपटीशन का, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, आप इस चीज को मान लीजिए। अब क्वेश्चन ऐसे पूछे जाने लगे, एक सही है, एक एवं दो सही है, एक दो तीन तीनों सही है। यदि आप आरएएस में एसआई में जाओगे, इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि उसमें आपको पूरा नॉलेज होना जरूरी रहता है। एक लाइन भी आपको पता नहीं है तो आपका क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं उनको तो सबको करिए, इसके अलावा और जो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं, मेरा ये मानना है कि उसके बेसिस पे आप लाइन तो क्रॉस कर जाते हो, लेकिन सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है। हमको रिस्क तो लेनी रहती है, बिना रिस्क के तो नहीं बैठता है काम। अब रिस्क कैसे लेते हैं? आपने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ा, चार ऑप्शन थे, जय माता दी लगा दी। ऐसी रिस्क नहीं लेनी है हमको। कैसे लेनी है? क्वेश्चन पढ़ा, आप ये छांटिए कि कौन कौन सा गलत है, क्योंकि हर क्वेश्चन में दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जो आप पढ़ के गए तो देखते ही पता लग जाता है कि गलत है। हर क्वेश्चन में होते हैं, और जिसमें बिल्कुल ही नहीं लग रहा तो उसको छूना ही क्यों हमको? हमको तो मार्क्स चाहिए ना, कौन सा क्वेश्चन किया है उससे क्या मतलब है, हमको तो टोटल जो आउटपुट है उससे मतलब है। तो आप सबसे पहले किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो ये देखिए कि कौन सा गलत है। गलत यदि आपने काट दिया तो सही होने की पॉसिबिलिटी तो बढ़ गई ना, सही होने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई ना। और हमने कॉम्पिटेटिव एग्जाम बहुत दिए हैं, नेट का दिया है, 2 या 3 बार नेट का पेपर दिया है, 3 बार गेट का पेपर दिया है, डीआरडीओ का पेपर दिया है, आरपीएससी के पेपर दिए हैं, एमपीपीएससी के पेपर दिए हैं। और ईश्वर की दया से और आप सबके सहयोग से सफलताएं भी मिली हैं, ऐसा नहीं है कि सफलताएं नहीं मिली है। इससे पहले मैं एमपीपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा था, फिर मेरा राजस्थान जो अपना टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन में कॉलेज लेक्चरर, उसमें सिलेक्शन हुआ। उसके बाद
आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हुआ। तो मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि आप जो तैयारी कर रहे हो वो मौसमी नहीं करें। मौसमी समझते हैं ना, वैकेंसी आई, तैयारी की, वैकेंसी चली गई, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, हमने खूब मेहनत की थी, नहीं हो पाया, फिर हम बैठ गए, फिर दोबारा वैकेंसी आई, फिर दोबारा तैयारी की, फिर अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, फिर हम बैठ गए। उससे क्या आपका टाइम भी वेस्ट होता है, घर वालों का पैसा भी वेस्ट होता है, सब वेस्ट ही वेस्ट होता है। तो आप यदि कंसिस्टेंसी में लगे रहेंगे, सर ने अभी बोला था कि 1 साल दे दो, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपने इनको 1 साल दे दिया ना तो ये आपको अच्छी जगह पहुंचा देंगे, इतना मैं जानता हूं, क्योंकि मैं 2011 से इनके साथ हूं। आप जितना नहीं जानते उतना मैं जानता हूं। आप इनको 1 साल दे दोगे ना, ये आपको अच्छी जगह पहुंचा देंगे। और जीवन में ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, आपका लेवल बढ़ना जरूरी है। यदि किसी का लेवल बढ़ा हुआ है ना, तो अब तो देश में काफी चीजें बदल रही हैं, देश आत्मनिर्भर की ओर जा रहा है, आप खुद भी खुद का जो है कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका मेंटली मैच्योर होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है गली का आदमी आए और हमको बेवकूफ बना के चलेगा ही। अब उस जोन में नहीं है देश, थोड़ा ऊपर आ गया है देश का लेवल। तो आप तो इनके साथ रहिए, लगे रहिए, ये आपको अच्छी जगह पहुंचा देंगे। बाकी यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो सादर आमंत्रित हैं, आप पूछ सकते हैं। मेरे से पूछना हो, सर से पूछना हो। कोचिंग ली है, वो बार बार नहीं लिए हम। हाँ, एक बार हमने नेट की कोचिंग ली है। नहीं नहीं, हमने ऑफलाइन ली है, हमने ऑफलाइन ली है। हाँ हाँ, बस। रूम पे टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे, देखो मैं बता रहा हूँ, हम भी बिल्कुल किसान परिवार से हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई हॉस्टल में रहे हैं बिल्कुल, और खाना वाना सब अपने आप ही आ रहा है, खुद नहीं बनाया हमने, और दोनों ने बनाया है। और इवन हम तो जब जयपुर गए थे ना, जब हम 12th के बाद बीएससी में जयपुर गए थे, तो मैं 17-18 साल का थे, तो मेरे से भी छोटा था, और हम दोनों को ही कुछ नहीं आता था। समझ रहे हैं ना, मैं वही कह रहा हूँ कि धक्के खा खा के ही सीखे हैं हम लोग। तो मैनेजमेंट यही है कि उस टाइम सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, तो हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट में ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। यदि उस टाइम सोशल मीडिया होता तो हो सकता है कि हमको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता। यदि उस टाइम सोशल मीडिया होता तो हमको भी थोड़ा और स्ट्रगल करना पड़ता। तो सबसे जो बड़ा टाइम वेस्ट का जड़ है वो सोशल मीडिया ही है, जिसमें सबसे बुरी बात यह है कि हमको पता नहीं लगता कि कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। आपने मोबाइल खोलना चालू किया है ना, आधा घंटा कब निकल जाता है पता भी नहीं लगता। 20 मिनट इंस्टाग्राम देख लिया, फिर 5 मिनट फेसबुक देख ली, फिर 10 मिनट व्हाट्सअप देख लिया, आपको तो यूं ही लगता है कि अभी उठाया है। लेकिन थोड़े दिन के लिए रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़े दिन के लिए दूर हो जाओ, जब जॉब लग जाओ तो खूब चलाओ, कौन मना करता है। जब आप स्टेबल हो जाओ तो खूब चलाओ, हर प्लेटफॉर्म चलाओ, जो भी होता है सब चलाओ, लेकिन थोड़े दिन के लिए दूर हो जाओ। क्योंकि जैसे इन्होंने बताया भी कि 6 महीने के लिए हम बिल्कुल सेपरेट हो गए थे। और इवन ये तो जयपुर छोड़ के चला गया था, जब मैं मंसूर जॉब किया करता था तो ये मेरे पास चला गया था। यहाँ जब यूनिवर्सिटी हॉस्टल में पीएचडी कर रहे थे तो थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है, या हॉस्टल की लाइफ आप समझ सकते हो सकता है कि कोई हॉस्टल में रहा हुआ है तो वो और अच्छे से समझ पाएगा। आप पता लगे 10 बजे पढ़ रहे हो और बाहर से आके लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया, क्या पढ़ेगा, पेपर पोस्टपोन्ड हो गया। तो हॉस्टल में थोड़ा प्लस माइनस चलता है। तो ये तो मंसूर आ गया था मेरे पास कि वहां तैयारी करेंगे, और इसके आने से मुझे भी बेनिफिट हो गया। और आप जो है, मैं आपको एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आप है ना इंटरनल कंपटीशन कभी मत रखो। आप ये जो परिवार है, इस परिवार में आप हेल्दी कंपटीशन रखो। हेल्दी कंपटीशन मतलब ऐसा नहीं है कि आप पड़ोसी को, जो उसको कोई चीज नहीं आ रही तो नहीं, हम तो नहीं बताएंगे, अरे भैया आपका कंपटीशन उससे तो है, उसके साथ साथ पूरे राजस्थान में है। आप यदि किसी से कुछ शेयर करेंगे, हो सकता है वो 2 बातें आपके साथ और अच्छी शेयर करे। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो टीचर ने पढ़ा दिया आप उसको ऐसे ही याद करो। आपके पास यदि कोई बेहतर ऑप्शन है, आपको और अच्छे से समझ आ पा रहा है, तो वो ट्रिक आप क्लास में भी बताओ, बाकी बच्चों का भी भला हो जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका केवल इनमें ही कंपटीशन है, आपका तो ओवरऑल राजस्थान में कंपटीशन है। तो हम दोनों सेम सब्जेक्ट से हैं, इसका भी केमिस्ट्री, मेरा भी केमिस्ट्री, सेम टॉपिक पे पीएचडी है दोनों का।
और सेम ही जॉब की जब तैयारी कर रहे थे तो लोग ऐसे ही मजे मजे में चुटकियां ले लेते कि यार तुम्हारे तो घर में ही कंपटीशन है। मान रहे हैं घर में कंपटीशन, लेकिन हमने उसको हमेशा हेल्दी रखा है। उसको यदि हम दोनों में यूं हो जाता कि मैं लग जाऊंगा तो ये रह जाएगा, ये लग जाएगा तो मैं रह जाऊंगा, तो हो सकता है दोनों ही रह जाते। लेकिन हेल्दी कंपटीशन का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आपने, वो हो सकता है देखी नहीं होगी, एक मनी हाइस्ट करके वेब सीरीज है, उसके एंड में बोलते हैं कि या तो जीतेंगे तो दोनों जीतेंगे, या हारेंगे तो दोनों हारेंगे। तो जो आपका हेल्दी कंपटीशन है उसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप में एक तो हीन भावना नहीं आती, तो दोस्तों से बात करते रहिए। अपने जो क्वेश्चंस हैं, मैं ये भी मानता हूं कि हर चीज जो है, कभी कभी हम टीचर से बोलने से झिझकते हैं, यार ये छोटी सी बात क्या पूछें। तो यदि आपके लेवल पे सोल्व हो जाती है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दोस्त की भाषा में समझा देता है ना, वो टीचर नहीं समझा पाते। क्योंकि हम भी टीचर हैं, हमें भी पता है कि कुछ चीजें दोस्त इतनी आसानी से समझा देते हैं कि टीचर नहीं समझा पाते। हो सकता है उनका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन गलत हो सकता है, हमको तो आंसर है ना। और फिर यदि आपको लग रहा है कि नहीं नहीं बात जम नहीं रही, तो सर आपके सामने है ही। तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे अच्छा फॉर्मूला है, आप सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उससे जब तक तैयारी कर रहे हैं कम से कम तब तक दूर रहिए। और मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में बिल्कुल बंद करके रख दो, मानते हैं आपको जो उसकी, जिसको भी लत लग गई है वो धीरे धीरे जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन में बिल्कुल बंद करके रख दिया। जैसे आज 2 घंटे कम कीजिए, फिर कल बोले आज 3 घंटे कम करेंगे, आज 4 घंटे फोन को देखेंगे ही नहीं, आज 5 घंटे देखें, इससे आपकी लत छूट जाएगी। और यदि सोशल मीडिया की लत छूट गई ना, तो आपके पास टाइम बहुत है, समझ रहे हैं ना। 7-8 घंटे से ज्यादा कोई नहीं सोता है। यदि आप खाना भी बना रहे हैं तो 2-3 घंटे उसके मान लो, इंस्टीट्यूट आ रहे हैं उसके उसके बाद भी आपके पास 6 से 7 घंटे सीधे सीधे बचते हैं। उनमें से हम 2 से 3 घंटे सोशल मीडिया में क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। इससे बढ़िया है आप जितना टाइम सोशल मीडिया को दे रहे हो, थोड़ा सा योग कर लो, क्योंकि योग से मानसिक शांति आती है, ये फैक्ट है। आप थोड़ा सा ध्यान कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, जो भी योग करना चाह रहे हो, तो उसके बहाने आप एक तो सोशल मीडिया से दूर हो जाएंगे। यदि आप ये सोचते हैं कि आप 10 से 11 बजे तक मोबाइल चलाते हो, 10 से 11 बजे तक योगा कीजिए, तो दो फायदे हो गए, एक तो शरीर फिट रहेगा, और एक जो आप सोशल मीडिया से दूर हो जाए। थैंक यू। एक बार